हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और उसके अंदर हमने 4th यूनिट स्टार्ट कर दी थी जिसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। तो आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल ये दोनों अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और अब हम आगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, तो जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। और इसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस पढ़ सकते हैं कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, ये सारी चीज़ें हम इसके बाद पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनक क्या चीज़ है। जननों यानी कि वृषणों एवं अंडाशयों यानी कि मेल या फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें जो जननिक एपिथीलियम है, यानी कि जो एपिथीलियम यानी कि स्किन या मेम्ब्रेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, जहाँ से कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है या जहाँ से कि जनन वाले कोशिकाएं जो हैं, जनन से जुड़ी हुई कोशिकाएं हैं, उनके बनने की, उनकी कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया होती है, उसको युग्मक जनन कहते हैं। फिर से आपको बताती हूँ, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेन वृषण और अंडाशय, मेल एंड फीमेल में जो जननिक एपिथीलियम है यानी रिप्रोडक्टिव एपिथीलियम है, जो उसकी कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाएं यानी कि गैमीट जो है, यानी कि एग या स्पर्म सेल बनने की जो प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं, युग्मक जनन। अब शुक्राणु का निर्माण जो है वो वृषण में होता है और इस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म और जेनेसिस मिलाकर के बना है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी प्रकार से oogenesis प्रक्रिया के द्वारा एग या ooze भी कहते हैं उसको, प्रक्रिया के द्वारा अंडक का निर्माण अंडाशय में होता है। तो आज हम पढ़ेंगे मेल गैमीट यानी कि शुक्राणु का निर्माण किस तरह से होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनक नलिकाओं में होता है और यह नलिकाएं वृषण के कोशों में स्थित होती हैं। आपने पिछले डायग्राम में देखा था कि ट्यूब्यूल्स होती हैं अंदर, वृषण के अंदर बहुत सारे कोश होते हैं, उन लोब्यूल्स कहलाते हैं। लोब्यूल्स के अंदर पतली पतली मुड़ी हुई नलिकाएं होती है जिनको शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं, और उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में स्पर्मेटोगोनिया का लगातार विभाजन होता रहता है, यानी कि स्पर्म्स लगातार बनते रहते हैं। अब शुक्राणु का निर्माण किस तरह से होता है? ये 4 अवस्थाओं में होता है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइट वो कोशिका है जिससे कि आगे चल कर के स्पर्म का निर्माण होता है। तो स्पर्मेटोसाइट भी बनता है पहले तो वो इनर्ट होता है, उसमें कुछ नहीं, कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, लेकिन उसके बाद में स्पर्मेटोसाइट अपने आप को बढ़ाता है, वृद्धि करता है उसके अंदर, यानी कि 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से होते हैं, वो प्रोसेस है। फिर उसके बाद मियोसिस डिवीज़न 1 और मियोसिस डिवीज़न 2, और फिर लास्ट में स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्म के बनने की या डेवलप होने की प्रक्रिया। माइटोसिस और मियोसिस आपने फर्स्ट ईयर में जब सेल डिवीज़न पढ़ा था, सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, तो आपने उसमें पढ़ा होगा, और अगर आप भूल गए तो आपको उसको रिवाइज़ करना चाहिए। जो माइटोसिस है वो क्या होता है? ये समसूत्री विभाजन है, यानी कि जिससे वृद्धि होती है, जिससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, या वियर एंड टियर है, सेम सेल्स बनते हैं, यानी जैसा मदर सेल था वैसा डॉटर सेल है। लेकिन मियोसिस जो है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम से वो आधे हो जाते हैं। तो क्योंकि रिप्रोडक्शन में 2 सेल्स मिलते हैं, मेल सेल और फीमेल सेल दोनों मिलाकर के एक नॉर्मल सेल बनना चाहिए, जिससे कि आगे गैमीट बनेगा, फीटस बनेगा और बेबी बनेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो सेल की संख्या है, जो क्रोमोसोम की संख्या है, वो आधी आधी हो, तभी मिल करके वो इक्वल बनेगा। ठीक है,
तो इसलिए मियोसिस डिवीज़न 1 और मियोसिस डिवीज़न 2 दो प्रक्रियाएं होती है, और फिर लास्ट में उसका विभेदीकरण होता है, यानी डेवलपमेंट होता है स्पर्म का, और वो जो सेल है वो स्पर्म के रूप में डेवलप हो जाता है और तैयार हो जाता है अपने काम के लिए। पहली 3 अवस्थाओं में निरंतर कोश विभाजन चलता रहता है, किंतु जीव द्रव्य विभाजित नहीं होता है यानी सेल के अंदर ही न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो बाहर का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं होता है, और इसके कारण विभाजन केवल केंद्र का होता है और कोश एक ही रहता है। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो विभाजित होकर के प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनाता है और ये वृद्धि करता है, यानी कि बड़ा हो जाता है अपने साइज में। फिर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जो है वो दो स्पर्मेटिड बनाता है, यानी कि एक कोश जो है वो टोटल 8 स्पर्मेटिड बनाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसने डिवीज़न करके कई सारे बना लिए, वो सब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। फिर इससे फिर आगे डिवाइड होकर के और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, जो कि देख सकते हैं आपकी 2n से n पे आ गए, ठीक है। फिर ये जो n है ये फिर स्पर्मेटिड में बदलता है, क्योंकि n ही होते हैं, यानी कि सेकेंड मियोसिस होता है इसमें, और इस तरह से जो स्पर्मेटिड बन जाते हैं उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जिससे कि स्पर्म बनता है, जो कि आप नीचे देख रहे हैं शेप में चेंज आ गया है। और ओरिजिनल मतलब कैसा दिखता है ये देखने के लिए आप पास वाला डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू दे रखा है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, शुक्र नलिकाएं हैं, उसके अंदर किस तरह से ये डिवीज़न हो रहा होता है ये बड़ा करके आपको इस डायग्राम में दिखाया है। और क्योंकि रंगीन डायग्राम है तो आप इससे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। किताबों में तो है ही, ब्लैक एंड वाइट भी है, लेकिन इसमें आपको मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये स्पर्मेटोगोनियम है, सबसे नीचे देखिए स्पर्मेटोगोनियम है, जो कि मेम्ब्रेन है या एपिथेलियम है, जिससे कि जनन कोशिकाएं जो उत्पन्न होती हैं। फिर ये जाकर के डेवलप होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, यानी कि डिवाइड होती जाती है। आप देख सकते हैं कि नीचे जो सेल है उसका डिवाइड होकर के ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, और फिर उसके बाद और डिवाइड होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, और इसके बाद सीधे स्पर्मेटिड, ठीक है। और ये जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि स्पर्म तैयार हो जाता है। अब स्पर्मेटिड के निर्माण के तीनों चरण हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, यानी कि जैसा कि आपने पिछले डायग्राम में देखा, आप फिर से देख सकते हैं, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये है प्रीमोर्डियल, ठीक है। ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है ये स्पर्मेटिड का निर्माण 3 चरणों में करती है। जैसे कि सबसे पहले है गुणन अवस्था। गुणन प्रावस्था यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज से समझ सकते हैं आप कि अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। इस अवस्था में शुक्राणु मात्रक या पुंमणु जनन कोशिकाओं का निर्माण आद्य जनन कोशिका के सूत्री विभाजन द्वारा होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, बढ़ जाती हैं। फिर वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज। इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया जो है वो आकार में वृद्धि कर लेती है, साइज बढ़ जाता है। तब प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका कहलाती है, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका कहलाती है, जो कि फिर द्विगुणित होती है। फिर आता है परिपक्वन प्रावस्था यानी कि मैच्योरेशन फेज। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन करके 2 अगुणित द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनाती है। अगुणित यानी जैसा कि मैंने पहले आपको बताया 2n से 1n बन गए, इस तरह से स्पर्मेटोसाइट बनाती है, जिसमें दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड निर्मित हो जाते हैं। इन 2 स्पर्मेटिड से 4 अगुणित स्पर्मेटिड निर्मित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो पहला जो सेल है वो 8 स्पर्मेटिड्स को बनाता है। फिर लास्ट में है शुक्राणु पूर्व का विभेदीकरण, यानी जो स्पर्मेटिड है
उसको विभेदीकरण करता है, यानी कि जो अपने अलग अलग उसके जो हेड और टेल और इस तरह से डेवलप होती है इसके अंदर, कैसे होती है, अगुणित पूर्व शुक्राणु में विभेदीकरण क्रिया के परिणाम स्वरूप हुई क्रिया को शुक्रजन शुक्र कायांतरण अथवा स्पर्मेटेड, जो कि शुक्राणुओं के रूप में विभेदीकरण होना कहलाता है, जिससे कि केंद्रक द्रव्य आदि के जल से निकल जाने पर सभी गुणसूत्र छोटे से स्थान में व्यवस्थित हो जाते हैं। एक उसकी बॉडी बनती है जो नेक भी कहते हैं जिसको, और फिर उसके बाद में एक टेल बनती है जो कि शुक्राणुओं को आगे की तरफ प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए डायरेक्शन देती है और सहायता करती है। साथ ही उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतने एटीपीज उसके अंदर होते हैं कि 72 आवर्स तक वो मूव करती रहती है, और जिससे कि जो जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो चलती रहेगी, जो पूंछ है उसकी हेल्प करती रहेगी, और वो जो एटीपीज है यानी कि एनर्जी है वो खर्च होकर के और वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेगा। तो इस तरह से अब आप समझ गए, और शुक्राणु का डायग्राम आपने पहले देख ही रखा है। तो अगर आपको फिर भी इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह से देखेंगे, इसका PDF पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपका फीमेल गेमीट है उसका निर्माण किस तरीके से होता है, यानी कि अंडक का निर्माण कैसे होता है। तो फिर मिलते हैं, और इसका अच्छी तरह से आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके नोट्स बना लें, और मैं जो असाइनमेंट देती हूँ उसको सॉल्व करें। थैंक यू।